एक पक्ष था, लेकिन एक पक्ष ये भी है जान साहब, ये बात आपकी मान ली हमने, लेकिन मेरे पास कुछ आंकड़े ऐसे हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार सन 2007 में 498A के तहत दायर शिकायतों पर 87% लोगों की गिरफ्तारी हुई। 77% लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की। 49% लोगों ने अदालत की सुनवाई पूरी की। 85% लोगों को अदालत ने निर्दोष माना और सिर्फ 2% लोग ही दोषी पाए गए। 498A मामले में 94% ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो निर्दोष साबित हुए। 85% लोग ट्रायल के बाद निर्दोष साबित हुए, लेकिन उनकी बिना जांच के गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा वकील साहब, आपसे विचार लेंगे, गलत है। आपके साथ एक केस हुआ था जब एक एसएसपी ने आपको कहा था लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, हाँ। उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग किया उनका आवाज, लड़की वाले का जी। मुझे जी 6 लाख रुपया आप मॉल में लाके दे दो और आप अपने रास्ते, मेरी लड़की अपने रास्ते। लड़के से टिपन नहीं बनती, इसलिए मेरी लड़की शादी नहीं, मतलब लड़के के पास रहना नहीं चाहती। जब ये बात मैंने एसएसपी साहब को सुनाया तो उन्होंने बोले कि ये दोनों मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। उन्होंने आदेश दे दिया, आदेश दिया, वो पेपर चला गया आयोग के पास। आयोग बोला कि ये तो सीजीएम साहब आदेश देंगे तभी होगा। सीजीएम साहब के पास जब गया तो हमारे वकील साहब बोले कि सर ये तो आदेश होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आदमी जो है सारे सही है, ये लोग कुछ नहीं किए, कोई प्रताड़ित नहीं किए हैं बहू को, इनके ऊपर चार लगा दिए। क्या लड़की मानी इस बात के लिए? सुनिए, लड़की जाके सीजीएम साहब को थाना में 100 बार आई, एसएसपी साहब को, सर आप मेरे को लाई डिटेक्टर टेस्ट से हटा लो। थाना में जाके हर जगह किसी को बोले कि मैं ना उनसे समझौता कर लूंगी, मेरे को लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराना, वो 2 लाख दे दे, वो 3 लाख दे दे, वो 4 लाख दे दे, ऐसे बात 5 बार 6 बार। लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसे मामले अगर आ जाएं इस केस में, चलिए 498A ठीक है, वो महिलाएं ठीक है जिन्होंने केस किए, वो महिलाएं गलत हैं जो छूट गई या कोई कमी रह गई, लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो असली समस्या है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण को हम सिर्फ कानून के माध्यम से या कुछ केसेस के माध्यम से या एक महिला के साथ अगर कुछ हो गया तो उसके माध्यम से हम कोई नतीजे नहीं निकाल सकते। एक महिला के साथ, संदीप जी आप समाज में हैं, सर कितनी महिलाएं चाहिए? कितना देखा है आपको? 100 चाहिए, 1000 चाहिए, कितने केस चाहिए बताओ? ये वो महिलाएं हैं, देखिए माफ करिए, आप जिससे बोल रहे हैं मेरे को, आपसे बोल रहे हैं, अभी तक तो सुन ही रहा हूँ आपकी। अभी तक तो आप वकील साहब तो बोल रहे हैं कि भैया हर 6 में से एक, हमारे पास आरटीआई के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में हर 6 में से एक के ऊपर डॉवरी केस लगने वाला है आने वाले समय में। आप आरटीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर लें परसेंट। तो वकील साहब के हिसाब से दिल्ली की हर 6 में से औरत आदमी हो, उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के उठा के जेल में भरने का पुलिस को अधिकार दे दो। ये इसको अवेलेबल नहीं बनाना चाहता है, बिल्कुल नहीं कहा है, अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है पुलिस उसके बाद कानून कहता है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। कानून मानते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, कानून नहीं कहता ना, कानून कहता है नॉन कॉग्निजेबल है, आप पुलिस विदाउट इन्वेस्टिगेशन के अरेस्ट कर सकती है। क्या आप मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि नॉन बेलेबल स्पेस से हट जाए, ताकि जो पुरुष वर्ग है उसे भी या जो लड़के वाले हैं उन्हें अपनी बात करने का समय मिल सके? बोलिए। मेरा मानना यह है, जैसा मैंने शुरू से कहा, कि पुलिस को बाकायदा से हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कमिश्नर पुलिस ने भी डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्वेस्टिगेट करे। वैसे भी उनकी जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही वो लोगों को आरोपित करे, जिसमें भी चाहे। बहुत जरूरी है तो अरेस्ट करे, बहुत जरूरी नहीं है तो अरेस्ट ना करे। एक बात। दूसरी बात, संसद को अगर ये लगे कि इन मामलों को बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहिए तो संसद इस पे विचार कर सकती है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह के संशोधन होने चाहिए? पहली बात, जो दहेज कानून है उसमें पति को छोड़ के सबको बेलेबल कर दो। बेलेबल करने से क्या होगा कि यदि वो दोषी पाया जाता है, पति को छोड़कर बोला उन्होंने, यानी कि वो भी मानते हैं कि महिलाओं पर अब होती है उसकी अनमैरिड सिस्टर को आप उसको बेलेबल, उसको जेल में डाल देते हो या उसको 5 से उसकी शादी होने में मुश्किल करते हो। जो मैरिड सिस्टर की शादी हो चुकी है उसकी गृहस्थी, मतलब ये बेसिकली एक्सटॉर्शन का तरीका है। जितने ज्यादा रिश्तेदारों को लपेटोगे, जितने ज्यादा रिश्तेदारों को 5 साल तक कोर्ट के चक्कर कटाओगे और जितने ज्यादा को छुप छुप के पुलिस का एक्सटॉर्शन का तरीका है, बेल में इतना खर्चा होता है, वो सब इसका मिसयूज रुक सकता है जी। और दूसरी बात है जो घरेलू हिंसा कानून की जो है, जिसके कारण ये कह रही है कि इनको 5 लाख की डिमांड की गई है, तो घरेलू हिंसा कानून में इन्होंने क्या कहा है कि अनलिमिटेड पैसा किसी भी पुरुष से, उसके किसी भी पुरुष के दोस्त मतलब उसके रिश्तेदार से मांग सकती है वाइफ।
है। तो आजकल क्या हो रहा है, और इसके लिए मानसिक उत्पीड़ना के लिए, मानसिक उत्पीड़ना की डेफिनेशन तो कुछ है नहीं, वो जो लड़की ने कहा वही है, कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाना नहीं। तो अभी कोई कह रहा है हमसे 80 लाख रुपए मांग रहा है, किसी से कोई 50 लाख मांग रही है, कोई 10 लाख। तो अब दहेज कानून तो लगता ही लगता है। मैं पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं, अब एक घरेलू हिंसा कानून नया आया है जो 3 साल पहले पास हुआ है जी। उसके अंदर वो अनलिमिटेड पैसा मांगती है, किसी से 50 लाख, किसी से 10 लाख जी। और कानून इस तरह से बनाया गया है कि जज को बोला गया है कि लड़की कहे तो आपको ऑर्डर करना है। तो यहाँ क्या संशोधन हो सकता है? यहाँ संशोधन ये हो सकता है कि समय की थोड़ी यहाँ संशोधन इस कानून में ये जरूरत है कि जो आप कंपेंसेशन देते हो वो मानसिक उत्पीड़न के लिए नहीं, उसका एक्चुअल कोई मेडिकल खर्चा हुआ हो उसके लिए आप कंपेंसेशन हो। दिल्ली के हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस नए कानून को बोला है दिस इज रेसिपी, ये समाज रेसिपी फॉर सोशल डिजास्टर बोला है। और उन्होंने भी यही कहा है कि जो आप कंपेंसेशन दे रहे हो वो एक्चुअल खर्चे पे होना चाहिए, ना कि 50 लाख 60 लाख जितना उसके पास पैसा हो उतना मांग लो मानसिक उत्पीड़न के। यानी कि जो कंपनसेशन है उसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए, उसका एक सही पैमाना होना चाहिए, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो ओवर इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जिसे निपटाने में सालों साल लग जाएं। वकील साहब भी मानते हैं कि अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अगर समाज में आवाज उठती है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें संशोधन होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए। हमारे सभी पक्षों की जो हम अब बात की उससे यही निकल कर आ रहा है कि 498A या जो दूसरे दहेज कानून है उनका जो पुलिस व्यवस्था है, जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ कमी जरूर नजर आती है। फिलहाल आज की हम अपनी इस वार्ता को यहीं विराम देंगे, आपसे फिर आगे कहीं ना कहीं मुलाकात होगी और जरूर बात की जाएगी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 498A के इस कानून के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे, सिर्फ चाहते यही है कि कानून का दुरुपयोग ना हो। कानून जरूर होने चाहिए क्योंकि कानून किसी की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, ना कि परिवारों को तोड़ने के लिए। लेकिन इस वार्ता से जो हमारे साथ सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि दुरुपयोग कहीं ना कहीं तो जरूर है। वो किस वजह से है इस बार आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सीरीज के बतौर आपके सामने आता रहेगा। फिलहाल आप अगर हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, हमसे कोई भी विचार अपने बांटना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kanun@p7news.com। आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यों, फिर लिखिए अपनी राय, अपना सवाल, अपना नाम और उसे भेज दीजिए आप 56000680 पर। तो आज के हमारे कायदा कानून कार्यक्रम में इतना ही। 498 को लेकर आगे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुकेश कपिल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।